जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्लास 9th का टॉपिक है। और बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो जल्दी से एक हार्ट जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे मुझे पता चलता है कि आपके लिए कंटेंट यूजफुल रहा है और वीडियो अच्छी लगी है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो एटम्स क्या होते हैं हमारे पास, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे डेफिनेशन। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट फॉर्म्स अ केमिकल एलिमेंट। ठीक है, ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो केमिकल एलिमेंट को बनाने में मदद हेल्प करती है। एटम्स क्या होते हैं हमारे पास, जो भी स्मॉलेस्ट सबसे छोटी यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, हम एटम्स बोलते हैं। इससे प्रीवियस ईयर वीडियोस में मैंने आपको एटम्स एलिमेंट में डिफरेंस बताया था। अगर आपको वो समझ आ गया होगा तो एटम्स मॉलिक्यूल्स ये आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे। तो एटम्स क्या होते हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे किसी भी, जैसे आपका एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, एटम है। सोडियम क्या है हमारे पास, एटम है। ठीक है, जो भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या है हमारे पास, एटम है। और आपका ऑक्सीजन क्या है, एटम है। पर अगर दो ऑक्सीजन कंबाइन होते तो वो क्या बन जाता है, एलिमेंट बन जाता था। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में आपको लास्ट टॉपिक यही समझाया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटम्स। एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस रहता है और कंपाउंडर मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस रहता है। आप जरूर उसको एक बार देख ले। तो एटम्स क्या होते हैं, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल होती है उसे हम एटम बोलते हैं। ठीक है, और इसमें आपको क्या बोलते हैं, इन विच न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रॉन होना था, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और एक न्यूक्लियस होता है। तो एटम्स के अंदर ये इसके क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन आपके नीट में भी आ चुकी है। ठीक है, तो इट मे और मे नॉट हैव बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो एटम्स कई बार हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट भी पाया जाता है और कई बार हमारे पास इंडिपेंडेंट भी नहीं पाया जाता। जैसा एग्जांपल लूंगा आपका NaCl। तो NaCl में एटम क्या है हमारे पास, सोडियम एटम है और क्लोरीन क्या है, एटम है। तो ये कई बार क्या है, कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। और कई बार ये कि जैसे मान लो आपको गोल्ड है, ठीक है, Ag आपके पास, सिल्वर है, Au है, गोल्ड है आपके पास। ठीक है, ये सारे कई बार क्या पाए जाते हैं, इसी फॉर्म में पाए जाते हैं। इसी फॉर्म में कई बार ये पाए जाते हैं। तो ये कई बार अकेले भी पाए जाते हैं, इंडिपेंडेंट भी पाए जाते हैं, और कई बार ये अकेले भी नहीं पाए जाते। तो ये इस लाइन का मतलब था, इट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो नेक्स्ट आपके पास मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं हमारे पास, व्हेन टू और मोर सिमिलर डिसिमिलर एटम्स कंबाइन दे कॉल्ड अ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब भी सिमिलर, ध्यान से देखना दोस्तों, मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, वीडियो नंबर 2 में, एड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब भी सिमिलर और डिसिमिलर एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। जब भी सिमिलर डिसिमिलर एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। और जब सिमिलर आपके पास जैसे आपका एग्जांपल यहाँ पे लिया मैंने O2, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दूसरी लाइन इसमें, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये क्या है, एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। अगर O2 आपके पास तो O2 की ही फॉर्म में मिलेगा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलेगा। NaCl है तो ये जब कंबाइन है तो किस फॉर्म में मिला है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिला है। ठीक है, अगर हम इसको तोड़ देते तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, ये एटम के फॉर्म में हो जाएगा। पर जब एक कंबाइन स्टेट में तो किस फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। ठीक है, तो ये थे हमारे पास मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक होते हैं आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, यहाँ लिख देता हूं मैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल O2, जो एक ही चीज से बने उन्हें क्या बोलते हैं, हम एलिमेंट बोलते हैं। O2 हो गया। N2 किससे बना है, नाइट्रोजन से बना है। ठीक है, H2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बने हैं। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। एक होते हैं आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स। तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं आपके पास, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं आपका, जैसे एग्जांपल HCl।
ठीक है, ये क्या है, अलग अलग से बने, HCl हो गया, जैसे आपका NaOH हो गया, ये भी क्या है, अलग अलग से बने। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आपके जो एलिमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में ये आई हुई है। नेक्स्ट आपका कंपाउंड होते क्या है, कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड्स आर केमिकल सब्सटेंस ऑफ टू और मोर केमिकली बाउंडेड एलिमेंट्स इन ए फिक्स रेशियो। कोई भी दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करे फिक्स रेशियो में, तो उसे क्या बोलते हैं, हम कंपाउंड बोलते हैं। और ये फिक्स रेशियो क्या होती है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये फिक्स रेशियो क्या रहती है आपके पास, जैसे मान लो H2 है, तो जब भी वाटर है तो वाटर हमेशा फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करता है। ठीक है, वाटर हमेशा किस रेशियो में कंबाइन करता है, 1:8 में कंबाइन करता है। ये कैसे रेशियो निकलती है ये भी आपको बता दे। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, कितने मॉलिक्यूल लगे, इसका 2 मॉलिक्यूल लगे। रेशो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है हमारे पास, 16, तो कितना बन गया, 2:16 बन गया। तो 2:16 को जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:8। तो ये क्या बन गया, 1:8। तो हमेशा पानी आपके घर भी जो होगा वो भी 1:8 में होगा, जो मेरे घर है वो भी 1:8 में होगा। जो बारिश का पानी आता है, सारा जो भी पानी है वो हमेशा किस कंबाइन में किस रेशो में कंबाइन करता है, 1:8 में कंबाइन करता है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो दोस्तों एक और बात आपको बता दूं कि हमारे पास 5 लॉ थे, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हमारा +1 का टॉपिक है, उसमें हम आपको 5 लॉ में आपको एक्सप्लेन करूंगा। पर एक जो लॉ है, जो इंपॉर्टेंट लॉ मुझे लगता है और एग्जाम में कई बार भी ये आ चुका है, लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये किसने दिया था, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा था। तो ये किसने दिया, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है, PROUST, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था 1797 पे। एक बार दोस्तों डेट चेक कर लेंगे आप गूगल पे, ठीक है, कभी ये लॉ दिया है, शायद तो 1797 में ही दिया है। और किसने दिया है, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं हम। तो ये क्या है हमारे पास, अ गिवन कंपाउंड क्या बोलता है, ये अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन दी सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। ठीक है, तो इसका मतलब भी आपको समझा दूं कि कोई भी एक कंपाउंड है वो हमेशा क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया, फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करता है। कैसे कंबाइन करता है, हमेशा फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करता है। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल आपका CO2 है, ठीक है, तो कार्बन का मास कितना रहता है हमारे पास, 12 रहता है। एक ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, और कितने ऑक्सीजन लगे, यहाँ 2 लगे, तो 16 × 2 तो कितना आ गया, 32। तो 12:32। ठीक है, तो इसको जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4×3 = 12, 4×8 = 32, 3:8। ये कितना आ गया हमारे पास, 3:8। तो हमेशा जब भी कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा तो किस रेशो में मिलेगा, 3:8 में ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप एक और बात बता दो, अगर आपको एग्जांपल देता हूं मैं वाटर का। अब वाटर का मैंने अभी किया था, तो वाटर की रेशियो कितनी आई थी, वाटर की रेशियो कितनी आई थी, 1:8 आई थी। वाटर की रेशियो कितनी आई थी, 1:8 आई थी। तो हमेशा वाटर भी जब भी मिलता है तो किस रेशियो में मिलता है, हमेशा 1:8 में मिलता है। वो चाहे आपके घर का पानी हो, चाहे मेरे घर का पानी हो, चाहे आपके घर की कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे मेरे घर की कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो हमेशा जब भी कंबाइन करेगा, जब भी वो कंपाउंड बनाएगा तो एक फिक्स रेशियो में बनाएगा, सेम प्रोपोर्शन बाय एलिमेंट बाय वेट। तो 3:8 हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की रहती है, और वाटर की कितनी रेशियो रहती है, 1:8 रहती है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और किसने दिया था, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो ये किसने दिया, हमेशा याद रखना आपने, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है, PROUST। तो ये आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, या लॉ ऑफ कांस्टेंट भी इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट आपका AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो एटॉमिक मास यूनिट होता है आपका मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो ये भी आपको बता दूं, इसकी 1 AMU की वैल्यू आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहती है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी रहती है हमारे पास, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इसको अपने पास लिख ले। और अगर इसको ग्राम में लिखना हो तो जल्दी से बताओ दोस्तों कैसे लिखेंगे इसको, 1.67 इंटू 10⁻23 ग्राम, -24 ग्राम।
तो ये हमारे पास ग्राम में आ जाएगा। और आपको क्योंकि किलोग्राम, मान लो आपका 4 किलोग्राम है, तो 4 किलोग्राम। अच्छा दोस्तों, एक और बात याद रखना, 1 AMU की वैल्यू, अब आपको अगर किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना हो तो आप क्या करते हैं, जल्दी से बताओ मेरे को। किलोग्राम को अगर ग्राम में चेंज करना हो तो आपको क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000। तो ये इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 AMU की वैल्यू कितनी रहती है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम रहती है, और किलोग्राम में कितनी आती है, 1.67 इंटू 10⁻27 ग्राम आती है। अच्छा, और AMU क्या होता है, AMU आपको जनरल सा बता दूं, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एक प्रकार की यूनिट है। मान लो आपको ये कोई एक सर्कल है, आपने इसको 12 भाग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई एक सर्कल था, आपने 12 भागों में बना दिया, इसका कोई एक भाग आपने निकाला, इसका कोई एक भाग आपने निकाला, उसको डिवाइड कर दिया आपके 12 भाग से, तो ये कितनी आई रेशो, 1:12 आ गई। तो 1 AMU की वैल्यू कितनी रहती है दोस्तों, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास दोस्तों क्या होता है, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। जैसे कि आप डेफिनेशन देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल्स, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो डेफिनेशन आपको एग्जाम में वैसे भी नहीं आती, आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। आगे मोलैरिटी वाले क्वेश्चन करेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना रहता है आपका, मान लो H2O है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसका मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो H2O हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका हमारे को मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो आपको पता है हाइड्रोजन, H2O किससे बना है, 2 हाइड्रोजन हमारे पास, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, और साथ में क्या है हमारे पास, एक ऑक्सीजन है। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना रहता है, 1 रहता है। तो दो हमारे पास 2 हाइड्रोजन लगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस साथ में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। दूसरा कौन सा हमारे पास एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना रहता है हमारे पास, 16 रहता है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 16 कितना आ गया हमारे पास, 18 ग्राम आ गया। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पे 184 लिखा है, ये गलत है, मिस प्रिंट हुआ है। कई बार पीडीएफ बनाते बनाते मिस प्रिंट हो जाता है दोस्तों, तो बुरा मत मानना। तो हमारे पास H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 18 ग्राम आया। वैसे ही मैं आपको एक और देता हूँ, ये जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा। आपको देता हूँ मैं फाइंड आउट करने को, H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड भी इसको हम बोलते हैं, और इसको हम ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका यूज हमारे पास कार बैटरीज में भी होता है, ये भी कई बार आपको टैट में क्वेश्चन आ चुका है कि ऑयल ऑफ विट्रोल किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। और आपका कार बैटरीज में किस एसिड का यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है सल्फ्यूरिक एसिड से। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया, जल्दी से दोस्तों, जल्दी से बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया। तो आपके पास जो H2SO4 है, उसका मॉलिक्यूलर मास मैं आपको बता देता हूं। तो हाइड्रोजन कितने लगे, इसमें 2 लगे, तो एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, तो 2 का कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई 2, प्लस सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 16। तो मास कितना होता है, हमेशा मैक्सिमम टाइम क्या होता है, डबल होता है। तो इसका मास कितना आ जाएगा हमारे पास, 32 आ जाएगा। प्लस ऑक्सीजन है जो हमारे पास, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, कितने ऑक्सीजन लगे, 4 ऑक्सीजन लगे, 4 ऑक्सीजन लगे, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो टोटल आ गया हमारे पास 232 प्लस 64, तो ये आ जाएगा हमारे पास 98 ग्राम। तो सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना रहता है, 98 ग्राम रहता है। तो नेक्स्ट आपके पास, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए NaCl का कितना होता है, जल्दी से इसका मुझे आंसर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। वीडियो पॉज कर ले, सॉल्व कर ले, और जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताए, इसका आपके पास मॉलिक्यूलर मास कितना आता है NaCl का। ध्यान रखना दोस्तों, क्लोरीन का जो मास रहता है वो रहता है हमारे पास 35.5, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 17 है, इसका डबल हमेशा 34 आता है, पर इसके एटॉमिक मास में थोड़ा सा चेंज है, तो इसका एटॉमिक मास कितना रहता है, 35.5 रहता है। तो जल्दी से इसको प्लस करना। सोडियम का आपको पता है, सोडियम का भी एक्सेप्शनल होता है, सोडियम का कितना होना चाहिए, 11 एटॉमिक नंबर होता है, तो 11 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 22 आएगा। पर दोस्तों जो सोडियम का एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 23 रहता है।
तो यहाँ पे कई बार ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको टैट में देखने को मिल जाते हैं, ताकि आपको थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट की इसका होना तो 22 चाहिए पर होता 23 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको टैट में देखने को मिल जाते हैं। तो जल्दी से इसको प्लस करना है, 23 प्लस 35.5, मैंने ही आपको आंसर बता दिया। तो कितना आया प्लस करके 58.5 आया। तो ये इसका कितना रहता है, मॉलिक्यूलर मास रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका मोल। मोल क्या है? 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज। साथ साथ मैं आपको एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन भी साथ साथ ही बता देता हूँ। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। तो डेफिनेशन से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे कि आपको क्वेश्चन कहाँ से आता है टैट में और कहाँ आपको कंफ्यूजन होता है। तो एवोगैड्रो आपको मैं बता दूं, 1 मोल एक प्रकार से यूनिट ही इसको समझ लो कि जब भी कोई बड़ी यूनिट, मान लो आपके पास 12, आपने कोई भी 12 बनानास खरीदे, तो 12 बनाना जब भी आप खरीदते हो तो आप क्या कर देते हो, उसको 1 डजन कर देते हो कि 1 डजन बनाना दे दो। आपने क्या कर दिया, 12 बनाना को 1 डजन से कंपेयर कर दिया। तो एक प्रकार से बड़ी यूनिट को एक छोटी यूनिट में तोड़ने को क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। तो आपको इतना डेफिनेशन पे फोकस नहीं करना, आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है। 1 मोल की वैल्यू रहती है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स रहती है हमारे पास 1 मोल की वैल्यू। एक बार दोस्तों इसमें बड़ा ध्यान से सुन लेना, जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, यहाँ पे मैंने आपको पार्टिकल लिखा है, जो पार्टिकल होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास एटम भी हो सकते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, पार्टिकल क्या हो सकते हैं हमारे पास, एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे पार्टिकल वर्ड मेंशन किया है, ये हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो 1 मोल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो दोस्तों जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे आप भी रिपीट किया करो, जितना आप रिपीट करोगे उतना ही आपको लर्न होगा। तो साथ साथ रिपीट किया करो। और 1 मोल की वैल्यू जब हम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में लेते हैं 1 मोल की वैल्यू, तो वो कितनी आती है हमारे पास, 22.4 लीटर आती है। ये क्वेश्चन भी आपको एचपी टैट में आ चुका है मेडिकल वालों को। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमारी वीडियोस मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए रहने वाली है। आपको ऐसा कंटेंट देंगे जिसमें आपके 30 आउट ऑफ 30 नंबर आए, कुछ भी आपको इससे बाहर नहीं आएगा। बस आपने फोकस करना है, अपने नोट्स खुद बनाने हैं। अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आपको रीजनल प्राइस पे आपको हमारे पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसका प्राइस 150 to 350 रहने वाला है। और आप हमें इंस्टा पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इंस्टा पे डीएम करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो 1 मोल की वैल्यू कितनी रहती है हमारे पास, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल रहती है। और 1 मोल हमारे पास किसके बराबर आता है, 22.4 लीटर के बराबर आता है। जब हम स्टैंडर्ड कई बार यहाँ पे मेंशन क्या होता है, एसटीपी, तो एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की जब हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ जाएंगे, आपके पास एक न्यूमेरिकल आ गया, छोटा सा न्यूमेरिकल है दोस्तों। न्यूमेरिकल से कभी एग्जाम में मत घबराना। हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री के एग्जाम, केमिस्ट्री पोर्शन में कोई भी न्यूमेरिकल आया उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। और वो न्यूमेरिकल हमारे एचपी टाइप का जो न्यूमेरिकल होता है वो इतना छोटा सा न्यूमेरिकल होता है कि आप छोटी सी कैलकुलेशन में उस न्यूमेरिकल को निकाल सकते हैं। पर हम क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल से हमारे को फियर है, डर है कि हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो भी टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल बनेंगे मैं आपको साथ साथ ही सॉल्व करवाता रहूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, कैलकुलेट दी मास ऑफ 3 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपने मास कैलकुलेट करना है, 3 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का मास कैलकुलेट करना है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 1 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना होता है। तो 1 ग्राम का कितना होता है, अभी अभी दोस्तों जब मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाला था वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का क्या निकाला था, मॉलिक्यूलर मास निकाला था। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना होता है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है दोस्तों, एटॉमिक मास हम इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें एटम्स का नहीं निकाल रहे हम। एटॉमिक मास वहां पे यूज करते हैं हम वर्ड जहां पे हम एटम्स का मास निकाल रहे हो। मान लो क्लोरीन का निकाल रहे हो तो उसका कितना होता है 35.5, तो यहाँ पे हम एटॉमिक मास यूज करेंगे। जब ये H2SO4 एक पूरा कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, तो हम वहां पे यूज क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं। तो 1 H2SO4 का कितना आया था,
हमारे पास 98 ग्राम आया था, तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा 98, तो 3 ग्राम का हमारे को फाइंड आउट करना है, तो 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 98, तो 3 मल्टीप्लाई 98 कितना आएगा हमारे पास 294 ग्राम आ जाएगा। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल था दोस्तों, न्यूमेरिकल से आपने नहीं घबराना है, जस्ट आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। आपको ये भी बता दूंगा कि कहाँ से आपको न्यूमेरिकल आते हैं टेट में, तो आपने जितनी भी हमारी वीडियोस रहेगी उसमें हर एक पोर्शन से जहाँ से आपको न्यूमेरिकल आता है मैं आपको हर एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल फॉर्मूला, तो इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उससे पहले आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए दोस्तों, तो वैलेंसी आप लर्न कर लेना, ठीक है, पीरियड वाइज लर्न कर लेना, ग्रुप वाइज लर्न कर लेना, ज़रूरी है आपको वैलेंसी लर्न करनी। तो आपको मैं बता दूं केमिकल फार्मूला हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का हमारे को फार्मूला पता करना है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला कैसे हम फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको बता दूं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या क्या दोस्तों, एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, एक हमारे पास हाइड्रोजन होगा, एक हमारे पास क्या होगा सल्फर होगा, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है दोस्तों 1 रहती है, क्योंकि ये एक ही एटम ले सकता है या एक ही एटम क्या कर सकता है दे सकता है। इन सॉरी दोस्तों एटम वर्ड नहीं होगा यहाँ, एक ही इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है और एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है डोनेट कर सकता है। वैसे ही सल्फर का जो हमारे पास रहता है वैलेंसी वो कितनी रहती है, हमेशा 2 रहती है। तो जब हमेशा जब भी आपने फॉर्मूला बनाना केमिकल फार्मूला, तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इनको कैसे लिखना है, एक बॉक्स में लिखना है, एच यहाँ पे लिखा, एस यहाँ पे लिखा, 1 और 2 इनकी वैलेंसी लिखी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, एच को 2 से मल्टीप्लाई कर देना और एस को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास H2S आ जाएगा। सेम दोस्तों ऐसा ही हमने मैग्नीशियम क्लोराइड का, और ये जो मैंने क्वेश्चन दे रखा आपको मैग्नीशियम क्लोराइड वाला, ये आपको एग्जाम में भी आया था। तो यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, चारों ही एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और चारों ही एग्जाम्पल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मान लो आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या रहता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का हमारे को केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे मिस प्रिंट भी है, क्लोरीन के नीचे मैंने 4 लिखा है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों मिस प्रिंट है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। मैग्नीशियम क्या करता है, आपके पास मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी रहती है हमारे पास +2 रहती है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो स्टेबल बन जाएगा। और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी रहती है हमारे पास +1 रहती है। तो अब क्या करना हमें, हमेशा इसकी क्या कर देना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, MgCl2 की क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो Mg को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा Mg आ जाएगा, Cl को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो ये क्या बन गया Cl2 बन गया। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास MgCl2 बन गया। नेक्स्ट है आपके पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ध्यान से देखना दोस्तों, आपको कार्बन की वैलेंसी पता होनी चाहिए। कार्बन टेट्रा क्लोराइड में क्या होगा, कार्बन होगा या क्लोरीन होगा, तो कार्बन और क्लोरीन को मैंने लिख लिया। कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4 और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1, तो इसकी क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो क्या बन गया है CCl4 बन गया। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या है CCl4 है। वैसे ही सोडियम कार्बोनेट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमारे को निकालना है, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला में क्या पता होना चाहिए आपको सोडियम, ठीक है, और क्या हमारे पास कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है CO3। ध्यान रखना दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या रहता है CO3 रहता है। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है आपके पास, सोडियम की वैलेंसी आपके पास 1, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है हमारे पास 2। अब क्या कर देंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा Na2CO3, Na2CO3। अच्छा दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी रहती है हमारे पास 3 रहती है। कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी रहती है हमारे पास 3 रहती है। मैंने यहाँ पे 3 जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा Na2CO3 बन जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास एटोमिसिटी क्या होती है। तो एटोमिसिटी एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, इतना इससे क्वेश्चन आज तक नहीं आया, पर जनरली मैं आपको बता दूं एटोमिसिटी क्या होती है। एटोमिसिटी होती है कि उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है। मोनो एटॉमिक की बात करेंगे हम तो मोनो एटम में कितने एटम प्रेजेंट है 1। डायटोमिक की बात करेंगे तो डायटोमिक में कितने एटम प्रेजेंट है 2। ट्राइएटोमिक की बात करेंगे तो ट्राइएटोमिक में कितने एटम प्रेजेंट है 3। और पॉलीएटोमिक की बात करेंगे तो पॉलीएटोमिक में कितने एटम प्रेजेंट है 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, क्योंकि पॉली वर्ड यूज कर लिया हमने।
तो ये हमारे पास एटोमिसिटी होता है। आगे एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल बना रखा है और विद एग्जाम्पल बना रखा है, और विद एग्जाम्पल आप लर्न कर ले। कई बार एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है। एचपी टेट में मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि आपको क्वेश्चन आएगा तो हमेशा एग्जाम्पल से ही आएगा। तो मोनो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मोनो एटॉमिक मैंने लिखा, मोनो एटॉमिक की एटोमिसिटी कितनी रहती है, हमेशा 1 रहती है। तो नोबल गैस होगी वो सारी क्या होती है, मोनो एटॉमिक होती है। हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, ठीक है, ये सारी क्या है, नोबल गैसेज है, और ये हमेशा क्या रहती है, मोनो एटॉमिक रहती है। मेटल्स जैसे आपके सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, इनकी एटोमिसिटी भी 1 रहती है। हाइड्रोजन, अब डायटोमिक जो होते हैं उनकी एटोमिसिटी कितनी रहती है, 2 रहती है। तो डायटोमिक क्या होंगे, जो 2 एटम से बने होंगे, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, क्योंकि ये कितने एटम से बने, 2 एटम से बना है। क्लोरीन, Cl2 किससे बना है, क्लोरीन से बना है। आपका O2 है, O2 किस से बना है, ऑक्सीजन से बना है, ठीक है। तो 2 एटम से बना तो एटोमिसिटी 2 हो जाएगी। जो 3 एटम से बना उनकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 4 लिखा है, मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे 3 होगा। तो जो 3 एटम से बना उनकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जैसे ओजोन है, तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। तो O3 कितने एटम से बना है, ऑक्सीजन के 3 एटम से बना है, तो उसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। टेट्रा एटमिक क्या होते हैं, 4, जिसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाए, 4 हो जाए। जैसे आपका एक ध्यान रखना दोस्तों, बहुत एक एग्जाम्पल लूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एक बार टैट में इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो जैसे आपका सल्फर 8 है, तो उन्होंने बताया था, उन्होंने पूछा था कि सल्फर 8 की एटोमिसिटी कितनी होगी। तो सल्फर 8 जो है हमारे पास, उसकी एटोमिसिटी कितनी रहेगी, 8 रहेगी। क्योंकि जो सल्फर है वो अपनी ग्राउंड, वो आप जब भी आप बोलोगे ग्राउंड स्टेट या फ्री स्टेट में जब भी पाया जाएगा, वो हमेशा सल्फर के 8 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके पाए जाते हैं। तो ये इसके 8 एटम्स जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आपको वैसे ही फास्फोरस हो गया, फास्फोरस हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है, P4 की फॉर्म में पाया जाता है। मतलब फास्फोरस के कितने एटम कंबाइन हो रहे हैं, 4 एटम कंबाइन हो रहे हैं। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, फास्फोरस की 4 एटोमिसिटी हो जाएगी। तो यही कुछ एग्जाम्पल रहते हैं। नेक्स्ट टेबल में मैंने आपको बता रखा कि जब भी मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करें तो उनकी एटोमिसिटी क्या हो जाती है। जैसे आपका HCl है, तो HCl है आपके पास, तो HCl कितने, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन, तो एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। H2O है, ठीक है, H2O क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन कितने, 2 एटम है, ऑक्सीजन कितना है, 1 एटम है, तो कितनी एटोमिसिटी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अमोनिया NH3, तो अमोनिया क्या होता है, एक नाइट्रोजन 1 एटम है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 3 एटम है, तो एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन का 1 एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो दो कितनी एटोमिसिटी हो जाएगी, इनकी 3 एटोमिसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये ही इसमें एटोमिसिटी निकालने का फॉर्मूला है, और इतने इससे क्वेश्चन भी आपको एचपी टेट में नहीं आते। तो नेक्स्ट आपका स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल बनने के चांस रहते हैं ऐसे टॉपिक से, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलूँगा। और कमीशन के लिए भी इससे कई बार आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा। इस बार का जो आपको कंटेंट रहेगा वो आपको एचपी टेट के लिए तो है ही है, साथ में कमीशन के लिए भी आपको कंटेंट वो सफिशिएंट है। आप कमीशन के लिए भी उससे पढ़ सकते हैं। जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं सारे कवर करवाऊंगा। तो आप ज़रूर हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें, इससे बहुत मोटिवेशन रहता है हमें भी, और आप में भी बहुत मोटिवेशन रहेगा कि आपने हमसे पढ़ा है तो हम इनकी वीडियोस लाइक कर दें। तो लाइक, शेयर और कमेंट हमेशा ज़रूर करें। कमेंट में एक छोटा सा हार्ट या ड्रॉप अ हार्ट ज़रूर लिखें, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का आपको मैं डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगा, इतने हम डेफिनेशन पे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, याद रखना इसको हमेशा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मैं एक बार यहाँ पे भी लिख देता हूँ, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा क्या फॉर्मूला रहता है इसका, गिवन मास, और गिवन मास हमेशा क्वेश्चन पे दिया होगा, डिवाइड बाय मोलर मास। और मोलर मास मैंने आपको निकालना अभी सिखाया, कैसे हम मोलर मास निकालते हैं। जैसे हम H2SO4 का मोलर मास निकाला, कितना आया था H2SO4 का दोस्तों, अभी अभी निकाला था हमने, कितना आया था, 98 ग्राम आया था। तो वो क्या था, इसका मोलर मास था। और गिवन मास हमेशा कहाँ दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। तो एक आधा न्यूमेरिकल हम जब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है,
तो जल्दी से हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल से कभी नहीं घबराना। जैसे जैसे आप साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वैसे वैसे ही आपकी प्रैक्टिस भी होएगी। तो साथ साथ हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करें और खुद करें, ठीक है। मेरा वेट मत करें कि सर करवाएंगे फिर ही हम करेंगे। आप खुद क्वेश्चन पढ़े, पॉज करें, फिर खुद सॉल्व करें। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप दोबारा से वीडियो देखें और आप प्रैक्टिस करते रहें। तो जैसे आपका क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaOH। हमारे को मोल्स निकालने हैं किसके, 5 ग्राम NaOH के। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे दोस्तों मोल फ्रैक्शन की जगह नंबर ऑफ मोल्स कर लेना। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, फ्रैक्शन यहाँ से काट दो। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है दोस्तों, तो गिवन मास मैंने अभी आपको बताया, गिवन मास हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो गिवन मास कितना दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे 5 ग्राम। तो गिवन मास हमारे को दे रखा है 5। अब हमारे को निकालना क्या है, मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं दोस्तों, NaOH। NaOH का मोलर मास आपको पता होना चाहिए। तो सोडियम का कितना होता है 23, मैंने अभी अभी बताया था आपको, सोडियम का 22 नहीं होता। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, कुछ चीजें जो आपके एक्सेप्शनल होगी मैं बार बार रिपीट करूंगा। तो सोडियम का कितना रहता है हमारे पास, मास 23 रहता है। ऑक्सीजन का कितना रहता है हमारे पास दोस्तों, ऑक्सीजन का हमारे पास 16 रहता है। और हाइड्रोजन का कितना रहता है, 1 रहता है। तो 23 1 प्लस 24, 24 प्लस 16 कितना होता है हमारे पास, 40 ग्राम। तो मोलर मास कितना आ गया इसका, 40 आ गया। बस अब क्या करना था, 5 डिवाइड बाय 40, तो कितना आना था यहाँ पे 0.125 आ जाना था। हाँ, एक और बात याद रखना, मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल्स की यूनिट क्या रहती है, नंबर ऑफ मोल्स ही इसकी यूनिट रहती है। तो 0.125 मोल इसका आंसर है। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था दोस्तों, नहीं समझ आया तो दोबारा एक बार वीडियो देख ले, रिपीट कर ले। और बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल आपको टैट में आते हैं, घबराना नहीं है, आपने बस सॉल्व करने हैं। बल्कि जो मैंने न्यूमेरिकल लिखे सारे NCERT बेस्ड न्यूमेरिकल है। कई बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में ये डायरेक्ट आपको यही न्यूमेरिकल आ जाएगा, इसका आंसर भी यही होगा। तो ऐसे भी आपको न्यूमेरिकल आते हैं, क्योंकि वो डालते सारा पेपर जो रहता है हमारा NCERT बेस रहता है। तो नेक्स्ट आपके पास अब देखना दोस्तों, कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ। अभी हमने मोल्स निकाले, अभी मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला बताया। अब हम निकालेंगे कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लंबा होना रहेगा, तो आपने घबराना नहीं है, ध्यान से न्यूमेरिकल देखना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, जहां कंफ्यूज होंगे दोबारा से इसको एक बार वीडियो चला लेना या दोबारा से इसको वीडियो स्टार्ट कर लेना। तो हमारे को बोला कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, C2H6O2। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसका मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, C2H6 का कितना होगा 12, कार्बन का कितना रहता है 12 रहता है, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स कार्बन के, कितने, 2 है, तो 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन का मास कितना रहता है 1, तो हाइड्रोजन के कितने हमारे पास एलिमेंट है 6 एलिमेंट है, तो 1 मल्टीप्लाई 6। नेक्स्ट आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितना रहता है हमारे पास 16 रहता है, कितने इसके 2 है, तो 16 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास ये 12 मल्टीप्लाई 2, 24 प्लस 6 30 और 32 62 ग्राम। तो हमारे पास इसका मोलर मास कितना आ गया 62 ग्राम आ गया। तो मोलर मास आपको पता चल गया। अब मोल्स, आपको मोल्स फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको बता दूं, जिसका मोल फ्रैक्शन बोला होता उसको हमेशा उसके नंबर ऑफ मोल्स हमेशा ऊपर रहते, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूशन में जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको क्या करेंगे हम डिवाइड में लिखेंगे। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना तो बी वाला ऊपर रहेगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में रहेंगे। तो ये फार्मूला का हम यूज करेंगे। तो आपने घबराना नहीं है, पहले आपको क्या निकालने, हमारे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने। इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, ठीक है, इससे कंफ्यूज होंगे आप। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमारे को निकालना है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने, हमारे को निकालने नंबर ऑफ मोल्स निकालने इथाइलिन ग्लाइकोल के, जिसका फॉर्मूला रहता है हमारे पास क्या C2H6O2।
H6O2। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और गिवन मास हमेशा क्या दिया होता है, क्वेश्चन में दिया होता है। तो गिवन मास इसमें कितना दे रखा है दोस्तों, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे क्वेश्चन में कि यहाँ पे तो कोई गिवन मास नहीं दिया दे रखा है। तो जब भी परसेंटेज की बात करेंगे, यहाँ पे क्या दिया, 20% दिया है। तो 20% को हमेशा परसेंट कितनी होती है, 100 होती है। टोटल परसेंटेज कितनी रहती है, हमेशा 100 रहती है। तो 20% को हमेशा कितना लेते हैं हम, 20 ग्राम ही लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन मास कितना दे रखा है, 20 ग्राम दे रखा है। तो गिवन मास मैंने 20 लिख लिया। मोलर मास अभी अभी हम निकाला अभी हमने। तो मोलर मास कितना होता है हमेशा, अभी इथाइलिन ग्लाइकोल का 62 होता है। तो 20 डिवाइड बाय 62 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लगभग 0.322। कितना आ जाएगा, 0.322 आ जाएगा। 0. मैं यहाँ पे रब कर लेता हूँ, आपको शायद क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। तो ये कितना आ जाएगा, हम यहाँ पे 0.322 आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए किसके, इथाइलिन ग्लाइकोल के। अब नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने हमारे को किसके, वाटर के। तो नंबर ऑफ मोल्स हमेशा वाटर के निकालेंगे। तो फॉर्मूला वही सेम, नंबर ऑफ मोल निकालने का गिवन मास अपॉन मोलर मास। फॉर्मूला क्या रहता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना दे रखे वाटर का। तो दोस्तों यहाँ पे गिवन मास कितना दे रखा वाटर का, ध्यान रखना। अगर आपका कोई एक क्या बोला इन्होंने कि इथाइलिन ग्लाइकोल को आपने किस में घोला है, पानी में घोला है। तो कितने 20% इथाइलिन ग्लाइकोल को घोला आपने, ठीक है, डिसॉल्व किया है। तो जो हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल था वो तो ले लिया था हमने 20 ग्राम। तो टोटल फ्रैक्शन अभी अभी बताई थी आपको, टोटल परसेंटेज कितनी रहती है, 100 रहती है। तो 20 ग्राम उसमें क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है। जो बचा वो क्या होगा, पानी होगा। तो पानी कितना है इसमें, गिवन मास 80 होगा। ठीक है दोस्तों, समझ आया। मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूं कि 20% बोला आपको, तो परसेंटेज हमेशा कितने से रहती है, 100 से रहती है। तो मतलब ये समझो आपकी 100 ग्राम में से 20 ग्राम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो जो बचा वो क्या होगा, पानी होगा। तो पानी कितना, गिवन मास उसका 80 ग्राम, 80 ग्राम ही बचा ना पानी। तो गिवन मास कितना है इसका, 80 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है इसका। मोलर मास रहता है इसका वाटर का, निकाल देते 2 × 1 + 16 कितना रहेगा, 18। तो 80 डिवाइड बाय 18 आ गया हमारे पास 4.44 मोल। तो आपको दोनों के मोलर मास पता चल गए, ठीक है। अब हमारे पास कैलकुलेट दी इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या निकालनी, मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो अभी मैंने आपको बताया मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या होता है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने वो हमेशा ऊपर रहेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन, जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूशन में। तो किसके निकालने हमारे को, इथाइलिन ग्लाइकोल के निकालने। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे पास, 0.322 प्लस सॉल्यूशन में क्या था, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस वाटर था। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.322 प्लस वाटर के कितने हैं हमारे पास, 4.44 आए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.068। तो ये इसका आंसर रहना था। अगर आपको दोस्तों मैं एक और बात, इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछा होता कि कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन निकालने, यहाँ पे देखो मेंशन किया ना, कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इसकी जगह अगर वाटर पूछा होता तो क्या करते आप, तो वाटर का क्या करना था आपने, वाटर का हमेशा क्या लिखना था, वाटर के मोल फ्रैक्शन अपॉन सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन। तो वाटर के कितने थे हमेशा, 4.44 थे, डिवाइड बाय सॉल्यूशन में क्या थे आपके पास, एक था इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस एक था वाटर। तो ये हो जाना था, जो चीज हमने निकालनी है वो हमेशा अपॉन से ऊपर रखनी है। ठीक है दोस्तों, इस बात का याद रखना मोल फ्रैक्शन निकालते हुए। तो इसका आंसर आपके पास लगभग 0.932 आ जाएगा। और कैलकुलेशन जितनी आप खुद सॉल्व करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कैलकुलेशन हमेशा खुद ही सॉल्व करना। कैलकुलेशन में वैसे भी सॉल्व नहीं करवाऊंगा आपको, जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको कैलकुलेशन आएगी। तो नेक्स्ट आपके पास मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों आपको समझा दूंगा। लास्ट टॉपिक है हमारे पास, लास्ट इसके बाद नॉर्मेलिटी रहेगा। एक छोटा सा टॉपिक है नॉर्मेलिटी, वो भी आपको बताऊंगा। मोलैरिटी और मोलैलिटी के क्वेश्चन भी करूंगा और आपको ये एग्जाम में भी आएंगे, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपको पेपर में आए होंगे। तो नेक्स्ट आपका मोलैलिटी।
ध्यान से सुनना दोस्तों, मोलैलिटी और मोलैरिटी में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही मैं आपको बताऊंगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जैसा आप स्क्रीन में भी इस फॉर्मूले को देख पा रहे होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वही मैं साथ साथ मोलैरिटी का फॉर्मूला निकलूंगा। मोलैरिटी में जो अपॉन में तो हमेशा यही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपॉन से ऊपर हमेशा यही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने किसके? सॉल्यूट के, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान से देखना दोस्तों, डिफरेंस कंफ्यूजन कहां रहता है। मैं आपको कंफ्यूजन ही बता सॉल्व करवाऊंगा कि बच्चों को कंफ्यूजन कहां रहता है, और वहीं वो न्यूमेरिकल भी गलत करते हैं। तो जो हमारे पास मोलैलिटी रहता है वो हमेशा किस में रहता है? सॉल्वेंट में रहता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ये तीनों ही अलग चीजें। और जो हमारे पास मोलैरिटी रहता है वो किस में रहता है? हमेशा सॉल्यूशन में रहता है। मोलैरिटी किस में रहता है? सॉल्यूशन में रहता है। और मोलैरिटी किस में रहता है? सॉल्वेंट में रहता है। आपको मैं यहां पे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो सॉल्यूट क्या होता है? जो कम मात्रा में हो, जो बिल्कुल स्मॉल प्रोपोर्शन में हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज्यादा में हो, जो ज्यादा, मान लो 20 ग्राम, अभी आपने इथाइलिन ग्लाइकोल देखा था, तो उसमें सॉल्यूट क्या था? जो कम था, तो कम क्या था उसमें? इथाइलिन ग्लाइकोल था, 20 ग्राम था। और सॉल्वेंट क्या था उसमें? वाटर था। वाटर कितना था? 80 ग्राम। और सॉल्यूशन क्या होता है? जो इन दोनों को मिला के बने। सॉल्यूशन क्या होता है? जो इन दोनों को मिला के मतलब बने, मतलब जो 20 प्लस 80 को मिला के कितना बना? 100। तो 100 क्या है इसमें? सॉल्यूशन है। तो हमेशा जो कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो इन दोनों को मिला के बने वो क्या रहता है? सॉल्यूशन होता है। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस होता है मोलैलिटी और मोलैरिटी में भी। मोलैलिटी हमेशा हम बात किसकी करते हैं? सॉल्वेंट की करते हैं। यहाँ पे हमारे को सॉल्वेंट निकालना पड़ता है। और यहाँ पे मोलैरिटी में क्या किसकी बात करते हैं? हमेशा हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। और यहाँ पे एक के जो हमारे पास मोलैलिटी रहता है वो केजी में रहता है, और वॉल्यूम जो रहता है हमेशा मोलैरिटी जो रहता है वो लीटर में रहता है। तो इसकी यूनिट भी दोस्तों आपको, मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी? जो केजी में रहेगा। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या रहती है? मोल डिवाइड बाय क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट की यूनिट क्या रहती है? केजी में रहती है, तो क्या होगा? केजी। तो ये क्या बन जाता है? ऊपर जाके मोल केजी इनवर्स बन जाता है। वहीं मोलैरिटी की यूनिट भी क्या रहती है? नंबर ऑफ मोल की यूनिट क्या रहेगी? मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में, तो डिवाइड बाय लीटर। तो इसकी यूनिट क्या बन जाती है? मोल लीटर इनवर्स बन जाती है। तो मोलैरिटी की यूनिट, मोलैलिटी की यूनिट दोनों ही मैंने आपको बता दी। तो अब ध्यान से हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। आपने बड़े ध्यान से पेन कॉपी हमेशा साथ रखे जब भी आप वीडियो देखें। ऐसे जनरल 2x में आपने वीडियो चला दी और आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे, तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो ध्यान से देखो, कंटेंट पोर्शन हमेशा ध्यान से देखो, क्योंकि कंटेंट पोर्शन ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी आपको प्रैक्टिस सेट तो हम आपको लेके ही आएंगे। तो कंटेंट आप हमेशा ध्यान से देखो। और वीडियो में एक छोटा सा हर्ट जरूर रिएक्ट करो। मैं बार बार आपको रिपीट करता हूं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो छोटा सा एक कमेंट बॉक्स में हर्ट जरूर रिएक्ट किया करो, जिससे मुझे पता चलता है कि आपके लिए कंटेंट यूजफुल रहा है और आपके लिए वीडियो यूजफुल रही है। तो न्यूमेरिकल करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। अ शुगर सिरप ऑफ वेट कितना दे रखा? शुगर सिरप का वेट 214.2 ग्राम दे रखा है। कंटेन 34.2 ग्राम उसमें शुगर है। कैलकुलेट दी मोलैलिटी। सिंपल सा न्यूमेरिकल है दोस्तों, पर बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहेंगे। तो अगर आपने वीडियो पॉज कर लो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो और जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दो, तब मैं उसके बाद आपको ये सॉल्व करवाऊंगा न्यूमेरिकल। जल्दी से वीडियो पॉज करो, जल्दी से सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इसमें सॉल्यूट क्या है। जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। तो इसमें देखो एक शुगर सिरप है, मतलब एक शुगर सिरप ले रखा हमने, ठीक है, उसमें शुगर कम मात्रा में होगी तो शुगर क्या होगा? सॉल्यूट होगा, जिसकी वैल्यू, शुगर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 34.2 ग्राम दे रखी है। और शुगर सिरप वेट, मतलब शुगर सिरप का वेट कितना है? 214.2 ग्राम है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ
ये क्या है, सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है? अ शुगर सिरप ऑफ वेट 214.2 ग्राम। तो जल्दी से मुझे बताओ ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ, ये सॉल्वेंट की बात हो रही है कि सॉल्यूशन की बात हो रही है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहेंगे। तो ये जो शुगर सिरप सिरप है हमारे पास, जिसका वेट हमारे पास दे रखा है 214.2 ग्राम, ये है हमारे पास सॉल्यूशन। ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन दे रखा है कितना, 214.2 ग्राम। तो इसमें सॉल्वेंट कितना आएगा दोस्तों? जल्दी से मुझे सॉल्वेंट भी बताओ। अगर हम सॉल्यूशन से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा। जाहिर सी बात है, तो सिंपल सा है। अगर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सॉल्वेंट बचेगा। क्योंकि सॉल्यूट कितना है, 34.2 ग्राम है, सॉल्यूशन कितना टोटल 214.2 ग्राम है, सॉल्वेंट कितना बचा हमारे पास, 180 ग्राम बचा। मतलब जाहिर सी बात है कि एक पानी में क्या किया इन्होंने, 34.2 ग्राम क्या घोली, चीनी घोली, और जो उसको घोलने के बाद उसका वेट कितना आ गया, हमें सॉल्यूशन का वेट कितना आ गया, 214.2 ग्राम आ गया। तो उसमें पानी का वेट कितना आ गया, पानी क्या हुआ, उसमें सॉल्वेंट हुआ। तो सॉल्वेंट क्या है, इसमें वाटर है। तो हमारे को क्या निकालना, कैलकुलेट दी मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मोलैलिटी का फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया क्या रहता है। मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलैलिटी। दोस्तों मोलैलिटी नहीं, मोलैलिटी। मोलैलिटी किस में होता है, मास में, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और मास किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट कितना है, 180 ग्राम दे रखा है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, केजी में कितना आएगा इसका, जल्दी से बताओ दोस्तों। 180 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड बाय 1000, एक जीरो से एक जीरो कट के कितना है, 0.18 केजी आ गया। तो सिंपल सा था दोस्तों, तो इनको तो आप कर ही लोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने पड़ेंगे हमारे को। तो सॉल्यूट कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहला हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हमारे को फाइंड आउट करने। तो नंबर ऑफ मोल्स का निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सिंपल सा मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। गिवन मास आपको दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है सॉल्यूट का गिवन मास, यहाँ पे दे रखा है 34.2 ग्राम। तो गिवन मास कितना दे रखा है, 34.2 ग्राम। मोलर मास कितना होता है, अच्छा शुगर का फॉर्मूला भी यहाँ पे मेंशन किया है, C12H22O11, C12H22O11, इसका मोलर मास निकालना है। तो जल्दी से उसका मोलर मास फाइंड आउट करो। तो 12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 22 प्लस O11 है, 16 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो जल्दी से इसका 12 12 144 प्लस 22 प्लस 16 मल्टीप्लाई 11 कितना आ जाएगा हमारे पास, 176। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, 342 ग्राम आ गया। तो मोलर मास कितना आ गया, 342 ग्राम आ गया। मोलर मास कितना आ गया, 342 ग्राम आ गया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखो कितना आया, 0.1 मोल आ गया। तो हमारे पास निकल गया नंबर ऑफ सॉल्यूट, निकल गए नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने आए हमारे पास, 0.14 ग्राम आ गए, 0.1 मोल आ गए। नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए हमारे पास, 0.1 मोल आ गए। तो 0.1 मोल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा हमारे पास, केजी में कितना निकाला था अभी हमने, 180 डिवाइड बाय 1000 निकाला था। तो कितना आया था, 0.18 आया था। बस इसको सॉल्व करना, तो ये कितना आ जाएगा, हम 0.55 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास मोलैलिटी से न्यूमेरिकल था, और मोलैलिटी को हमेशा छोटे एम से डिनोट हम करते हैं। तो इसका आंसर 0.55 छोटा एम मोलैलिटी। तो ये न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल नहीं समझ आया तो वीडियो पॉज करो, दोबारा इसको देखो, अपनी कॉपी में करो इसको बार बार, तो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ जाएंगे। छोटे से न्यूमेरिकल है, कंफ्यूज होएंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा। तो आप ध्यान से इसको देखो, सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये दोस्तों मोलैरिटी से न्यूमेरिकल है। इससे जो हमने पहले वाला न्यूमेरिकल किया वो मोलैरिटी से न्यूमेरिकल था, अब मोलैरिटी वाला हम न्यूमेरिकल करेंगे।
और ये न्यूमेरिकल अगर आपने देखा होगा तो प्रीवियस ईयर पेपर में 5 बार रिपीट हो चुका है। 5 बार ये कम से कम आपको रिपीट हुआ है। मेडिकल वालों को भी आ रखा है ये न्यूमेरिकल, और नॉन मेडिकल वालों को भी ये न्यूमेरिकल आ रखा है। तो दोस्तों ये जो न्यूमेरिकल है बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल, और एनसीईआरटी में स्पेशल मेंशन किया है, इसलिए ये क्वेश्चन जो होता है रिपीट होता है बार बार। और ये न्यूमेरिकल आप जल्दी से पॉज करो वीडियो, खुद सॉल्व करो और जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में किया करो। और कमेंट बॉक्स में हमेशा आंसर किया करो, उससे हमारी इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ती है और हम ज़्यादा आपस में इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में हमेशा आंसर किया करो। तो न्यूमेरिकल दे रखा है आपके पास, कैलकुलेट दी मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करनी है 5 ग्राम ऑफ NaOH की। अगर आपने हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको अगर सॉल्व करने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे हमने मेडिकल सेक्शन की केमिस्ट्री के पेपर अलग से सॉल्व करवाए हैं और नॉन मेडिकल के केमिस्ट्री के पेपर अलग से आपको सॉल्व करवा रखे हैं। तो आप वहाँ जाके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट आपके पास क्या था, इसका न्यूमेरिकल था, आपके पास क्या दे रखा है, कैलकुलेट दी मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करनी है। आपके पास 5 ग्राम NaOH दिया है। तो मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है मोलैरिटी निकालने का। तो मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या है, नंबर ऑफ, मैं बार बार आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, जल्दी से लर्न इस फॉर्मूले को कर लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखो मोलैरिटी और मोलैरिटी में दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन से ऊपर रहते हैं। मोलैरिटी में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो जाता है, और मोलैरिटी में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे लीटर में बात करते हैं। एक होता है हमारे पास जो मोलैरिटी होता है वो सॉल्वेंट में होता है, और जो हमारे पास मोलैरिटी रहता है वो किस में रहता है, सॉल्यूशन में रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कोई सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है। तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, बार बार नहीं बताऊंगा दोस्तों, खुद निकालो इसको जल्दी से, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बहुत बार मैं आपको 3 बार रिपीट कर चुका हूं मैं ये वाला फॉर्मूला। तो गिवन मास आपको क्वेश्चन में दे रखा है 5 ग्राम, मोलर मास कितना रहता है NaOH का, जल्दी से फाइंड आउट करो। अभी भी किया था हमने, 40 ग्राम आया था, तो 5 डिवाइड बाय 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 5 डिवाइड बाय 40 कितना रहता है हमारे पास, ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.125। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.125 आ गए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देना लीटर में, तो सॉल्यूशन जो वॉल्यूम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 450 ml दे रखा है। तो ml मिलीलीटर में दे रखा है, इसको लीटर बनाना है। तो लीटर कैसे बनाएंगे इसको, 450 डिवाइड बाय 1000, तो 0 से 0 कट के कितना आया, 0.45 आ जाएगा। लीटर कितना आ जाएगा इसका, 0.45 आ जाएगा। तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 0.45 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं साइड जैसे में, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या खिचड़ी पका दी ब्लैक बोर्ड पे। तो ये कितना आ जाएगा, 0.125 डिवाइड बाय 0.45 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 0.278 आएगा, 0.278 हमारे पास आ जाएगा। और यूनिट क्या रहती है हमेशा, मोलैरिटी की, मोल लीटर इनवर्स रहती है, और इसको हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, बड़े M से डिनोट करते हैं। तो न्यूमेरिकल ये आपको सॉल्व हो गया। तो जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया वो कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर ले। और एक और आपको फैक्टर बताऊंगा, इसका बस लास्ट वीडियो खत्म होने वाली, इसके बाद हम नॉर्मेलिटी डिस्कस करेंगे, तो हमारी वीडियो यहीं खत्म हो जाएगी। तो एक और फैक्टर मैं आपको बता दूं, जो मोलैरिटी होता है, इस फैक्टर को अपने पास लिख ले, यहाँ पे मेंशन नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो मोलैरिटी होता है वो डिपेंड करता है हमेशा किस पे, टेम्परेचर पे। मोलैरिटी किस पे डिपेंड करता है, हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और जो मोलैरिटी होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आपको देखना हो तो आप आइडिया भी लगा सकते हैं। देखो जो चीज लीटर में होगी उसका टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा, पर जो चीज हमारे पास मास में होती है उसका टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मोलैरिटी जो हमारे रहती है वो किस पे रहती है, मास में रहती है, तो उसका टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि मोलैरिटी किस में रहती है, लीटर में रहती है, वॉल्यूम में रहती है, तो इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। और मोलैरिटी डिक्रीज होती है इंक्रीज इन टेम्परेचर। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ स्क्रीन पे,
मोलैरिटी जो होता है वो डिक्रीज करती है, मोलैरिटी डिक्रीज करती है इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे मोलैरिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो मोलैरिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका लास्ट रहा फैक्टर आपका नॉर्मेलिटी। तो जो नॉर्मेलिटी रहता है इसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। वैसे आज तक इससे क्वेश्चन टेट में तो नहीं आया, पर हाँ एक दो बार आपके कमीशन में आ चुका है इससे न्यूमेरिकल। तो नॉर्मेलिटी आपको मैं जनरल सा बता दूंगा, बहुत सिंपल होता है। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी भी सेम मोलैरिटी की ही तरह होता है। इसमें हम क्या लेते हैं, ऊपर जहां हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिए थे वहां हम क्या लेते, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सेम जो मोलैरिटी में लिया था अपॉन के नीचे वो सेम रहता है। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, इसमें हम अपॉन से ऊपर जहां हमने मोलैरिटी में क्या लिया था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लिए थे, वहीं हम नॉर्मेलिटी में क्या लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट लेते हैं। और हाँ कंफ्यूजन कहाँ पैदा होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका आपको फॉर्मूला बता देता हूं। ये क्वेश्चन आया था कमीशन में कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको बता दूं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला आपके पास, ग्राम इक्विवेलेंट EQ से मैं इसको डिनोट करता हूं। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला है आपके पास मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आपके पास वैलेंसी फैक्टर। ये वैलेंसी फैक्टर बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। आगे हम पीएच भी निकालेंगे तो भी ये वैलेंसी फैक्टर बच्चों को बहुत कंफ्यूज करेगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि पीएच में कई बार नॉर्मेलिटी मेंशन किया होता है तो वहां से हमारे को मोलैरिटी बनाना पड़ता है। तो ये फैक्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वैलेंसी फैक्टर। ये क्या होता है ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, जैसे हमने H2SO4 का निकाला था तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था, 98 आया था। NaOH का भी निकाला तो कितना आया था, इसका 40 ग्राम आया था। ये सारा क्या रहता है, मॉलिक्यूलर वेट रहता है। अच्छा वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, नेक्स्ट आपका वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर आपके पास क्या रहेगा, वैलेंसी फैक्टर रहता है आपके पास, जैसे मान लो एग्जांपल के साथ हम इसको समझेंगे। H2SO4 के आपके पास एसिड है, तो H2SO4 जब भी टूटेगा किस में टूटेगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा। जो 2 यहाँ पे H के साथ लगा है, जो ये 2H के साथ लगा है, यही इसका क्या है, वैलेंसी फैक्टर है। अगर मान लो HCl है तो HCl किस में टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा। जो इसका H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव के साथ कितने H पॉजिटिव है, एक H पॉजिटिव है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना रहेगा, एक रहेगा। वहीं आपका बेस के साथ भी सेम ऐसा ही होता है। NaOH है तो NaOH किस में टूटता है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूटता है। तो जब बेस की बात करेंगे तो बेस किस पे डिपेंड करता है, OH नेगेटिव पे। तो OH नेगेटिव के साथ क्या है, 1 ने लगा, एक ही OH नेगेटिव, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है वैलेंसी फैक्टर निकालने का। तो आपको मैंने बता दिया वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने वैलेंसी फैक्टर निकाला किसका। अच्छा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे रखा कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालो किसका, H2SO4 का निकालो। वीडियो आज थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों, पर आज के जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके टैट और कमीशन के लिए, तो थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो। पर ये वीडियो सॉल्व इन न्यूमेरिकल को सॉल्व हमेशा कर लेना, क्योंकि एक बेशक एक नंबर है पर ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कमीशन में 2 या 3 क्वेश्चन अगर आपको आ गए तो वहां पे 3 नंबर फैक्टर, आपको 3 नंबर आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं और 3 नंबर से आपकी मेरिट तक डिसाइड हो जाती है। तो इसीलिए न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है कि आपने स्किप कर देने, तुक्के मार देने, ऐसा नहीं चलेगा। न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने ही करने हैं। तो आपको मैंने क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है किसका, H2SO4 का। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, VF मैंने इसको लिख लिया। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना रहता है H2SO4 का, बार बार आपको बोल चुका हूँ 98 ग्राम रहता है, डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो H2SO4 किस में टूटता है दोस्तों, कितने H पॉजिटिव में टूटता है, 2H पॉजिटिव में टूटता है। तो H2SO4 एसिड है, तो ये एसिड है तो कितने फैक्टर में टूटता है, 2H पॉजिटिव में टूटता है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 डिवाइड बाय 98 कितना आ गया हमारे पास,
49 इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ गया। और यहीं आपको अगर नॉर्मेलिटी निकालने को बोला होता तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 14। सॉल्यूशन में जो मान लो सॉल्यूशन दे रखा आपको 450 ml, तो इसको लीटर में बनाना हो कितना आएगा 0.45, तो डिवाइड बाय 0.45 कर दे, ये आपका नॉर्मेलिटी आ गया। लास्ट 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 मैं बार बार आपको एक रिलेशन बता दूंगा जो आपके ट्रिक एज अ ट्रिक आपके काम आएगा ये, ठीक है। कई बार क्या होता है आपका एक रिलेशन बताऊंगा, नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, नॉर्मेलिटी होती है आपके बराबर मोलैरिटी मल्टीप्लाई एक्स फैक्टर, मोलैरिटी मल्टीप्लाई एक्स फैक्टर। मान लो आपको दे रखा कि आप मुझे बताओ फाइंड दी, आपको बताना है कि 0.n नॉर्मेलिटी कितने मोलैरिटी के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कमीशन में कई बार पीएच में ये कॉन्सेप्ट ये डाल देते हैं, केवीएस के एग्जाम में ये आता है, एनवीएस के एग्जाम में ये आता है। तो कई बार क्या होता है आपको 0.n क्या दे रखा है, नॉर्मेलिटी दे रखा है, इसको आपने मोलैरिटी बनाना है। 0.1n को क्या बनाना है, 0.1n H2SO4 दे रखा है आपके पास, इसको क्या बनाना है आपने मोलैरिटी बनाना है। तो नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है आपके पास 0.1 दे रखी है, मोलैरिटी आपको निकालनी है, एक्स फैक्टर कितना आएगा, तो H2SO4 का एक्स फैक्टर कितना रहता है 2 रहता है, तो कितना होगा 2 होगा, तो ये पर जाके क्या करेगा है डिवाइड करेगा, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 0.1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये इसकी क्या आ जाएगी मोलैरिटी आ जाएगी। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन आता है, मान लो HCl की आपको निकालनी है, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। HCl की नॉर्मेलिटी दे रखी है आपको 0.5 नॉर्मेलिटी ऑफ HCl, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको मोलैरिटी में कन्वर्ट करना, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है दोस्तों। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक छोटा सा हार्ट कमेंट बॉक्स में जरूर रिएक्ट करें। मैं आपको अपनी हर वीडियोस में बोलता हूं कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है और वीडियो अच्छी लगती है तो एक कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम बहुत मेहनत से आपके लिए पीडीएफ बनाते हैं और फिर आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, और कंटेंट ऐसा रहेगा जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो इतने एफर्ट्स के लिए आप एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें जरूर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।